नमस्ते। भाषा शिक्षण एवं अधिगम के क्या सिद्धांत हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार प्रभावी हो सकता है? परिभाषा के प्रमुख सिद्धांतों का परिचय दीजिए। भाषा का सिद्धांत, सामान्य सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। भाषा का सिद्धांत यह एक रहस्य की ये है कि बालक किस प्रकार भाषा की जटिल व्यवस्था को छोटी आयु में ही सीख लेते हैं। बहुत से बालक 3-4 वर्ष की उम्र में न केवल भाषा को अच्छी तरह सीख लेते हैं अपितु 2 या 3 महीने भाषाओं पर भी पूर्ण स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि एक विशेष संदर्भ में कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, अर्थात वे अपनी भाषाई प्रणालियों को संदर्भ के अनुसार अलग-अलग रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे उन्हें मिश्रित भी कर सकते हैं। पाव्लोव और स्किनर जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के लिए भाषा का सीखना केवल एक उद्दीपन अनुक्रिया का साहचर्य है, जिसे पैटर्न के अभ्यास, अनुकरण और स्मरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 1959 में नोम चोम्स्की ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था स्किनर के शाब्दिक व्यवहार की समीक्षा, स्किनर्स रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। इस लेख ने व्यवहारवाद को आधार को हिला दिया। चोम्स्की ने तर्क दिया कि जब तक हमारे अंदर आंतरिक भाषा योग्यता नहीं होती तो जटिल भाषा प्रणाली की व्याख्या करना कठिन होता है। पियाजे, इनहेल्डर और व्योगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिए जो इन दोनों विचारधाराओं के मध्य थे। व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक खाली स्लेट की तरह था, जबकि चोम्स्की जैसे ज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती है, जो कि सार्वभौमिक व्यवहार यूनिवर्सल ग्रामर के रूप में संगठित होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य ज्ञानात्मक प्रणालियों की तरह वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। यह दुर्भाग्यशाली बात है कि शिक्षाविद और भाषा के विद्वान अभी तक चोम्स्की के प्रस्ताव का भरपूर लाभ नहीं उठा पाए हैं। उनका सुझाव है कि भाषा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक खोज शामिल है, जैसे आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता, उपकल्पना का निर्माण और इसे सिद्ध करना आदि की महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय महत्व है। दूसरी ओर व्योगोत्स्की का विश्वास था कि एक बच्चे की भाषा का निर्माण समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। उसकी भाषा के विकास के दौरान एक बच्चा 2 तरह की भाषा का प्रयोग करता है, आत्म-केंद्रित और सामाजिक। एक स्वयं को संबोधित करती है और दूसरी मसले संसार को। इस सत्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। पियाजे और व्योगोत्स्की ने बच्चों के साथ काम किया और उनके संज्ञानात्मक विकास का अवलोकन, दस्तावेजीकरण और विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए व्योगोत्स्की ने देखा कि जो छोटे बच्चे न केवल अपनी सामाजिक भाषा प्रणाली को विकसित करते हैं बल्कि लिखना सीखने से पहले एक बेहद जटिल प्रणाली का विकास भी कर लेते हैं। एक समय के बाद उन्हें बहुभाषीय संचार के साथ अंतःक्रिया करने के लिए जटिल आदान प्रदान की भी विकसित करने की जरूरत होती। पियाजे की दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव। यदि चोम्स्की के मानसिक परिकल्पना ने भाषा को समझाने के लिए हमारे तरीकों को अत्यधिक प्रभावित किया, लेकिन पियाजे का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में अधिक है। पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की पूर्ण क्रियात्मक, पूर्ण मूर्त क्रियात्मक और औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाओं के सिद्धांतों ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विचारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यह दुर्भाग्यशाली है कि शिक्षाविदों और भाषा के विद्वानों ने चोम्स्की के प्रस्ताव का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि भाषा को सीखने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक पूछताछ शामिल है, जैसे आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता, परिकल्पना और इसका सिद्ध करना जिनका शिक्षा शास्त्रीय महत्व है। पियाजे आंतरिक भाषा प्रयोगता को स्वीकार नहीं करता। उनके रचनावादी उपागम के अनुसार सभी ज्ञान प्रणालियों का निर्माण संवेदी, ज्ञानात्मक, गत्यात्मक, सेंसरी मोटर युक्ति से होता है, जिसकी प्रक्रिया के दौरान एक बालक अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करता है। भाषा के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। एक बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज की भाषा को आयु के अनुसार अपने बाप सीख लेना शुरू कर देता है और 3 या 4 साल की आयु तक एक या अधिक से अधिक भाषाओं का स्वामित्व हासिल कर लेता है। शुरू में वह अनुकरण करके विभिन्न ध्वनियों को सीखता है और दूसरों की ध्वनियों के अर्थ समझकर उनके उत्तर देने का प्रयास करता है। एक बालक उन्हीं कार्यों को करने में व्यस्त रहता है जिनमें उसकी रुचि होती है, इसलिए भाषा का विकास भी उनके रुचियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भाषा को सिखाने या प्राप्त करने के मुख्य साधन सिद्धांतों का वर्णन आगे किया जा रहा है। अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन। भाषा को सीखने का आधार ध्वनियों का अनुकरण करना है। एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भाषा का अनुकरण करके बोलना और बोली गई बात को समझना सीखता है। एक भाषा शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा बोली गई भाषा का अनुकरण करता है और उसी प्रकार की भाषा बोलना शुरू करता है जैसे वह सुनता है। इसलिए बच्चों के सामने शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए।
क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। यदि उनकी क्रियाओं में भाषा को शामिल किया जाए तो वे आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक क्रियाओं के माध्यम से भाषा को सीखने में बच्चों की सहायता कर सकता है। बच्चों को मौखिक वार्तालाप, कहानी, घटना वृत्तांत के माध्यम से क्रियाशील रखा जा सकता है। उस वार्तालाप के बाद बच्चों को उनकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जा सकता है। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिंग टू द रियल लाइफ। इसे महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चे इस चीज़ को जल्दी सीखना पसंद करते हैं जो उन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी लगती है। यदि भाषा को वास्तविक जीवन के कार्यों के साथ जोड़ा जाए तो उसे जल्दी सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जब बच्चे स्कूल से अवकाश लेते हैं तो उन्हें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाए। बच्चों से उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे भाषा का शिक्षण वास्तविक जीवन से जुड़ा रह जाता है। इसके अलावा दैनिक रूप से अखबार पढ़ना और मुख्य समाचार पत्रों को स्कूल में समाचार बोर्ड पर लिखना अभ्यास का प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। एक बार भाषा का ज्ञान होने के बाद उसका अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यास नहीं किया जाता है तो सीखी गई अवधारणाओं को भुलाया जा सकता है। यदि भाषा का निरंतर अभ्यास करवाया जाए तो वो सुदृढ़ बन जाती है और वो हमेशा याद रहती है। 3 या 4 साल तक सीखी गई भाषा को बच्चा कभी नहीं भूलता, लेकिन जो भाषा स्कूल स्तर पर सीखी जाती है उन्हें भूला जा सकता है। इसलिए स्कूल में सीखी गई भाषा का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। बहुमाध्यमों का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया। बहुत माध्यमों के सिद्धांत के अनुसार भाषा को जितना अधिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है वह उतना ही जल्दी और स्थायी रूप से सीखी जाती है। बच्चों को बहु माध्यमों से भाषा को सीखना चाहिए, जैसे दृश्यात्मक, श्रवणात्मक, दृश्य श्रवण माध्यमों द्वारा भाषा को सीखने के लिए मुख्य वो माध्यम है अखबार, दृश्यात्मक, रेडियो, श्रवणात्मक और टेलीविजन। दृश्य श्रवण बोलचाल का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। इस प्रकार की भाषा प्राकृतिक वातावरण से सीखी जाती है। आसपास की भाषा से आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। उदाहरण के लिए, मुंबई में बच्चे के सामने 4 भाषाएं प्रदत्त होती है और वे उन सभी भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार सीखी गई भाषा स्कूल में किसी दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बन जाती है। स्कूल में मानक भाषा को सिखाया जाता है, जबकि पड़ोस में सीखी गई भाषा स्थानीय भाव ली जाती है, जो कि स्कूल के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ होती है। यह समस्या और भी जटिल हो जाती है जब 2 भाषाएं एक ही परिवार की होती है। मुंबई में हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा आदि बोली जाती है। वहाँ के बच्चे इन भाषाओं के शब्दों को सुनते हुए बड़े होते हैं और एक मुख्य भाषा का विकास करते हैं। इस प्रकार वे किसी एक भाषा को ही अच्छी तरह नहीं सीख पाते। भाषा सीखने की प्रक्रिया में यदि इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो बालक न केवल सफलतापूर्वक भाषा से विशेष का ज्ञान अर्जित कर सकता है, अभी तो भाषा विषय से उचित ज्ञान के माध्यम से अन्य विषयों को भी आसानी से सीख सकता है। वस्तुतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में ये सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी है। भाषा के प्रकारों पर प्रकाश डालें। भाषा के संप्रेषणगत कार्य। भाषा के संप्रेषणगत कार्य सरल प्रकार है। प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही भाषा का वरदान दिया। पशु पक्षी आदि अपनी बात को इतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाती। हम शारीरिक तथा वैज्ञानिक चेष्टाओं से ही उनकी इच्छाओं का अनुभव करते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके मनोभावों को हम पूरी तरह समझ पाए। प्रकृति ने मनुष्य को भाषा का वरदान देकर उसे अपनी बात, अपने विचार तथा अपने मनोभाव पूरी तरह व्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। भाषा रूपी यह वरदान मनुष्य के लिए जो कार्य करता है वो भाषा के प्रकार कहलाते हैं। निम्नलिखित अभिव्यक्ति। भाषा मनुष्य के संवेग, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव एवं विचार बाह्य जगत के साथ अंतःक्रिया करने पर अपने आप स्फुरित और व्यक्त होते रहते हैं। आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति की मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब जाते अपने मस्तिष्क में बधानी इकाइयों का सहन करता है, जिसके सहारे वह नई शब्दावली सीखता और जोड़ता है। ये इकाइयाँ उच्चारण तथा अर्थबोध संबंधी होती है, जो मस्तिष्क के स्नायु कोशों में अंकित हो जाती है। शारीरिक और मानसिक बुद्धि के साथ साथ इन इकाइयों में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है और बालक को अपने संवेगों, भाव और विचारों को व्यक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये संवेग, भाव और विचारंज अभिव्यक्तियों का अलग अलग विचार करें। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का महत्व समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संवेग क्या होता है और भाषा इसके विकास और नियंत्रण से कैसे सहायक होती है। कभी बालक जन्म से
कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप के बाह्य परिस्थितियों के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। बालक अपनी रुचि और परिचय की वस्तु के साथ एक निश्चित संवेग धारण कर लेते हैं, जैसे कोई चीज़ न मिलने पर रोना, चिल्लाना। इस प्रकार जब बालक आनंद का अनुभव करता है तो वो अपने अनुभवों को किसी के साथ बाँटना चाहता है। क्रोध भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक बाधक है। पर इसी संवेग को भाषा में वीर रस की कविताओं के माध्यम से देश के शत्रुओं के प्रति परिवर्तित किया जा सकता है। बुराइयों को समाप्त करने में भी उनकी इस प्रवृत्ति को लगा सकते हैं। अध्यापक विविध सहगामी क्रियाओं द्वारा अपने समय को नियंत्रित पालने में बालक की सहायता कर सकता है। विविध बाल प्रतियोगिताओं के द्वारा ईर्ष्या को स्पर्धा में परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को विविध परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके भी आप उचित दिशा में उनके संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे वीरों की कहानी भी सुनाई जा सकती है जिन्होंने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करके यश प्राप्त किया। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए रेचन नाम की प्रवृत्ति सबसे अच्छी मानी जाती है। रेचन का तात्पर्य है कि बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किया जाए वे अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर सके। यदि संवेग संकल्पना के पंख लगाकर कहानियों के रूप धारण कर लेते हैं, इस प्रकार संवेगों को भाषा द्वारा एक स्वस्थ दिशा दिखाई जा सकती है। जब बालक को स्वस्थ संवेगात्मक अनुभूति होती है तो भावों का जन्म होता है, जो साहित्य, कला, संगीत आदि विषयों में रचनात्मक कार्य का आधार बनते हैं। अतः बालक के विकास में संवेगों का विशेष महत्व है और संवेगों की उचित अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से सही समय में भावनात्मक अभिव्यक्ति यह कहना सर्वथा सत्य है। सत्य प्रतीत होता है कि भाषा का प्रथम स्फुरण भावावेश के कारण ही हुआ, उतनी चिंतन और विचार या विचार के कारण नहीं आती। मानव की क्रियाकलाप बहुत कुछ उसकी रागात्मक प्रवृत्ति या भावनाओं पर ही आधारित रहे होंगे। वो ओंगडेन और चिचर्स ने अपने भाव और बुद्धि के आधार पर भाषा के दो भेद किए हैं, भावनात्मक और प्रतीकात्मक। भावात्मक भाषा हमारे संवेगों की भाषा तथा प्रतीकात्मक भाषा चिंतन प्रधान भाषा। भावनात्मक भाषा परिष्कृत और कलात्मक साहित्य के रूप में विकसित होती है। भावनात्मक रचना ही चरित्र निर्माण का आधार होती है। माइकल वेस्ट के अनुसार भाषा का महत्व केवल बौद्धिक रचना में ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण में भी है। हम भावनात्मक व साहित्य के माध्यम से बालक को महापुरुषों के नैतिक जीवन चरित्र से, नैतिक आचरण की सुखद घटनाओं से तथा नैतिक आचरण की प्रेरणा देने वाले चित्रों, चलचित्रों और दृष्टांतों से परिचित करा सकते हैं। स्वच्छता, सत्य बोलना, ईमानदारी आदि संयुक्त आचरण वाले बालक की प्रशंसा करने में, कक्षा में, प्रार्थना सभा में अथवा स्कूल पत्रिका में प्रकाशित करके बच्चों के नैतिक गुणों का विकास कर सकते। कारण न होगा कि ये सब गतिविधि भाषा के माध्यम से समय में आचार्य को व्यक्ति पशु अपनी आंतरिक प्रेरणा से बिना परिणाम सोचे काम करते हैं, परंतु मनुष्य कार्य का परिणाम सोचकर करता है। मनुष्य के लिए उनकी चिंतन बड़ी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी शक्ति से वह अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता है। बालों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उनकी वैज्ञाचारिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पुराने अनुभवों के आधार पर सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए भविष्य की चिंता की जाती है और किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। इस क्रिया को प्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं। प्रत्ययों का निर्माण संवेदना तथा प्रत्यक्षकरण के आधार पर बच्चा घोड़े को देखकर अनुकरण में घोड़ा कहता है वह, पर अभी वह घोड़े और गधे में अंतर नहीं कर सकता। प्रत्येक ज्ञान के बाद बच्चा पदार्थ के गुणों का विश्लेषण करने लगता है। इसे प्रत्येक ज्ञान की दूसरी सीढ़ी माना जाता है। पूर्णतः विश्लेषण करने के बाद बच्चा घोड़े के विषय में अपने ज्ञान का संश्लेषण करता है। विविध रंगों के होने के बाद भी वह सभी घोड़े में एक समानता है। वे सभी एक से आकार के होते हैं। प्राय एक जैसी सवारी का काम कर उनसे लिया जाता है। उसके बाद वह घोड़े, गधे, ऊँट आदि में अंतर करना समझने लगता है और उनका वर्गीकरण करने लगता है। प्रत्येक ज्ञान की अंतिम सीढ़ी और नामकरण जब वह देखता है कि कुछ विशिष्ट गुणों के कारण एक पशु घोड़ा कहा जाता है, दूसरा बैल, तीसरा ऊँट आदि। इस प्रकार पशु विशेष का नाम लेने पर उनके न होने पर भी बालक उसका बोध भली भांति से कर सकता है। इसलिए वह इस अवस्था में बालक को विभिन्न वस्तुएं दिखाकर भाषा ज्ञान विकसित करना चाहिए। मॉन्टेसरी विधि में भाषा शिक्षण के लिए इस विधि का भरपूर प्रयोग किया जाता है। 3 से 4 वर्षों की आयु में बालक सरल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। वह देश और काल से परिचित होने लगता है। 4 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चा केवल घटनाओं का दर्शक ही नहीं बना रहता बल्कि उसका कारण भी जानना चाहता है। वह लंबे वाक्य बोलने लगता है। वह बड़े बड़े शब्दों को गढ़ने भी शुरू कर देता है। जैसे दूध वाला सब्जी वाला बालक धीरे धीरे बहुत से शब्दों को समझने लगता है परंतु प्रयोग नहीं कर पाता। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। बालक की मानसिक विकास का उसकी भाषा के साथ बहुत गहरा संबंध है। भाषा के अच्छे ज्ञान से वह अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कहानियाँ सुनकर, चित्र दिखाकर, उनका वर्णन करवाकर साधारण परंतु उपयोगी वस्तुओं का वर्णन करने का अवसर प्रदान करता है। शुद्ध उच्चारण
सुनवाना और परस्पर बातचीत के अवसर सुलभ कराना आदि गतिविधियों से बच्चों का मानसिक विकास होता है और वैचारिक अभिव्यक्ति की भी सशक्त होती चली जाती है। बालकों को मूर्त रूप से अमूर्त का ज्ञान और निर्णय करने की क्षमता का शिक्षण द्वारा ही संभव है। G.S. थॉमसन ने अपनी पुस्तक इंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर में सुधारण सिद्ध किया है कि मूक और बधिर बालक बुद्धि परीक्षा में हमें इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास भाषा की शक्ति नहीं होती। सामाजिक एवं वैचारिक नियमन भाषा का कार्य केवल विचार का आदान प्रदान ही नहीं है बल्कि भाषा सामाजिक वैचारिक नियमन का एक साधन है। भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बर्नस्टीन व उनके साथियों ने बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में माता पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहार का अध्ययन किया और उन्होंने बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए। उसका एक उदाहरण है, यदि कोई माता यह देखती है कि बच्चे ने किसी कान से चुपके से कोई चीज़ उठा ली है तो भाषा की शक्ति का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकती है और बच्चे के मन पर उनमें से प्रत्येक का भाषा की शक्ति के बारे में प्रभाव उदाहरण कह सकती है कि तुम उस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए, जो तुम्हारी नहीं है। वस्तु के स्वामित्व के आधार पर निषेध के माध्यम से नियमन तुम्हारे इसमें फायदा तुम्हारी माँ को बड़ा दुख पहुँचा है। संवेगात्मक दबाव के माध्यम से नियमन उचित नहीं, नैतिकता के बोध द्वारा नियमन। इस प्रकार की अकेली घटना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है किंतु पुनरावृत्ति और प्रबंधन के माध्यम से नियमात्मक व्यवहार के रूप बच्चे को व्यवहार नियंत्रण के रूप में भाषा की भूमिका का बोध कराते हैं। आगे चलकर बच्चा भी भाषा की इस भूमिका के बोध का प्रयोग अपने समूह और भाई बहनों के व्यवहार का नियंत्रण करने में करता है। भाषा के भाई बहनों के व्यवहार का नियमन करने में करता है। भाषा के नियतात्मक प्रकार से ही जुड़ा हुआ भाषा एक अन्य प्रकार है जिसका सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रकार है। इससे आशय है कि स्वयं व दूसरों के बीच अंतःक्रिया में भाषा का प्रयोग व्यक्ति का समस्त सामाजिक संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज के संबंध स्थापित करता है, अपने सुख दुख हर्ष उल्लास को दूसरों को भागीदार बनाता है, दूसरों के सुख दुख हर्ष उल्लास में अपनी भावनाओं को मूर्त रूप देता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया भाषा हमारी संस्कृति का अंग अभिन्न भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। निसंदेह भाषा और संस्कृति में गहरा संबंध है। भाषा को एक सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है, परंतु भाषा संस्कृति का तत्व मात्र ही नहीं बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है और इस कारण किसी भी समाज की विशेषताओं के अध्ययन के लिए उस समाज की भाषा के अध्ययन आवश्यक है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के शब्दों में भाषा की क्रिया ही प्रत्येक समुदाय के निर्माण का आधार है। भाषा सामाजिक क्रियाओं को समझाने में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उनको संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। किसी भी भाषा समुदाय को भली भांति परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना चाहिए। यदि हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और उनके ऐतिहासिक उद्गम का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना होगा। सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता के तत्व निहित होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता के साथ कोटि की बौद्धिक क्षमता आवश्यक नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सृजनात्मकता दिखा सकता है। जो बालक प्रदत्त परिस्थितियों के आधार पर कुछ आगे की ओर चिंतन करता है वह अपने कार्य तथा कार्यशैली में अपनी सृजनात्मकता दिखाता है। सृजनात्मकता की योग्यता वाले बच्चे अपने विचार से दूसरों की सरलता को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर के मिलने पर वे बहुत से सफलताओं और कुंठाओं से सरलता से बोलकर मौलिकता की परिधि को विस्तृत कर सकते हैं। मानव जाति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक व्यक्ति अपनी कुंठाओं से ऊपर उठकर साहित्य कला, विज्ञान, चित्रकला तथा संगीत आदि क्षेत्र में अद्वितीय योगदान कर सकते हैं। यदि कोई बालक किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की प्रकाशन हेतु उत्साहित करना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वह प्रत्येक बालक को भाषा के माध्यम से अपनी रचनाओं में सृजनात्मकता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। लिखित रचना का श्रेष्ठ रूप सृजनात्मक रचनाओं में मिलता है। इससे लेखन की मौलिकता, चिंतन, कल्पना शक्ति, भाषा के संयोजन की क्षमता का परिचय प्राप्त होता है। उत्कृष्ट ललित साहित्य जैसे कविता, कथा, काव्य, कहानी, निबंध, नाटक आदि द्वारा मानव आंतरिक प्रसन्नता और तृप्ति का अनुभव करता है। सृजनात्मक लेखन का अभिप्राय विद्यार्थियों को कहानीकार अथवा नाटककार अथवा कवि बनाना नहीं बल्कि भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय बच्चे में चिंतन शक्ति और सृजनात्मक कल्पना का विकास तथा उनके संवेग और भावों को स्वस्थ समाज की उपयोगी दिशा में परिवर्तित करके आत्म संतोष और गौरव की अनुभूति कराना। इससे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। यही भाषा का शास्त्रीय कार्य है, अर्थात मनुष्य को
मनुष्य बनाना, क्योंकि भाषा का वरदान मनुष्य को ही प्राप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद।